अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा कोई इरादा नहीं था आज लाइव आने का, लेकिन बहुत सारे ख़दशात जहन में हैं, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं लाइव आकर आपसे बात कर लूं। आज नहीं तो कल शायद आप देख ही लेंगे किसी वक्त ये वीडियो, और इसे मैं यूट्यूब पर भी लोड कर लूँगा, तो जो लोग अभी नहीं देख सकेंगे वो यूट्यूब पे जाके देख लेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी SDPI मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे देख सकते हैं। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ आज आपकी खिदमत में कि दिल्ली में 10 और 11 फरवरी की दरमियानी रात को एक बहुत बदकिस्मत वाक़या पेश आया। मगरबी दिल्ली का एक इलाका है मंगोलपुरी। पहले झुग्गी झोपड़ी बस्ती हुआ करता था, फिर वहाँ पर रीसेटलमेंट, कुछ DDA के छोटे छोटे फ्लैट बन गए थे। अभी ज़रा बेहतर वहाँ की आबादी है, बहुत पुरानी आबादी है। ये जो टीकरी बॉर्डर है जहाँ पे किसान बैठे हैं बड़ी तादाद में, ये इलाका उसके बिल्कुल करीब का इलाका है। और इसके दूसरी जानिब रोहनी है, जहाँ से फिर दिल्ली ख़त्म हो जाता है और हरियाणा शुरू होता है। तो ये जोग्राफियाई सूरत हाल खुसूसी तौर पर मैंने बताई कि आपको याद रहे। मंगोलपुरी में एक लड़का रिंकू शर्मा, उसका कत्ल बड़ी बेरहमी के साथ 10 तारीख और 11 तारीख की रात में कर दिया गया। अब मैंने अर्ज़ किया कि मंगोलपुरी पहले बहुत ही झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी थी, तो हमेशा से वो एक मिक्स पॉपुलेशन रही है, जहाँ हिंदू और मुसलमान रहते थे, गरीब लोग रहा करते थे, छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे। तो एक मिक्स पॉपुलेशन तब से थी। अभी सबके कुछ कारोबार बेहतर हो गए हैं, तो उन्हीं झुग्गी झोपड़ी पे उन्होंने अपने मकान बना लिए हैं। पहले अनथराइज कॉलोनी हुआ करती थी, अब उनमें से कुछ रेगुलराइज्ड हो गई। तो इसलिए वो एक मिक्स पॉपुलेशन है, एक लंबे ज़माने से है, कम से कम 40 साल की पुरानी वो आबादी है। जंगल में कभी बसी थी, अब काफ़ी बड़ी और घनेरी आबादी हो गई है। इसलिए वहाँ पर ये जो हिंदू और मुसलमान हैं, एक दूसरे के घर एक दूसरे के आसपास है, बिल्कुल बगल बगल में घर हैं, तो और एक लंबे अरसे से एक साथ रहते हैं, तो ताल्लुकात भी पड़ोस के अच्छे ताल्लुकात हैं, भले ही किसी का किसी पार्टी से भी कोई ताल्लुक़ हो। ऐसे में ये जो दूसरे लोग थे, इस्लाम था, बबलू था, या और जो मुसलमान लड़के थे, इन्होंने रोनी में एक रेस्टोरेंट खोला था लॉकडाउन से पहले। तो और ये जो लड़का रिंकू शर्मा और इसके भाइयों ने भी एक का भी रेस्टोरेंट वहाँ पर था, वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, तो उनको बड़े नुकसानात हुए। तो इस नुकसानात को लेके एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ थीं, और चूँकि ताल्लुकात पहले से थे और इस नौयत के थे कि एक साथ मिलकर कारोबार भी वो कर सकते थे, यानी रेस्टोरेंट शराकतदारी में भी रेस्टोरेंट खोल सकते थे। ख़बरों में ये भी बताया गया कि इसके रिंकू शर्मा ने खुद इनको ब्लड भी दिया और इनकी मदद भी की, कोविड के वक्त में भी मदद की। तो एक दूसरे के साथ एक आपसी कोऑपरेशन था इस फैमिली का। लेकिन जब ये कारोबारी मामले में नुकसान पे 10 तारीख की रात में जिस पार्टी में लोग गए थे, किसी बर्थडे पार्टी में, वहाँ झगड़ा हुआ आपस में पैसों के लेन देन को और नुकसान को लेके, और कुछ मार पिटाई भी हुई। तो वहाँ 8-10 लोग थे, तो सब एक दूसरे के सचिन वगैरह ने उसका बीच बिचाव करवा दिया। लेकिन एक दूसरे को धमकी देते हुए लोग चले गए। जाने के बाद फिर ये 2-3 लोग इकट्ठा होकर रिंकू के घर आए, और रिंकू भी बाहर निकला, तो वो आपसी झगड़ा दोनों के बीच हुआ, दोनों दोस्तों के बीच। और उस आपसी झगड़े में चाकू लगा रिंकू शर्मा के कमर में, और 2-3 वार उसमें हुए। ये लड़का उसके बाद भी चलता हुआ खुद सड़क से हॉस्पिटल की तरफ गया, और लोग भी उसकी मदद को गए, और अस्पताल में उसने बदकिस्मती से दम तोड़ दिया, और वो बच्चा नहीं बचा, नौजवान बच्चा था 25 साल का। इसका अफसोस सबको होना चाहिए कि इतनी कम उम्र का लड़का अपने परिवार का बड़ा सहारा होता है, माँ बाप का सहारा होता है, वो अगर इस बदकिस्मत हालात में अचानक अपने ही पड़ोसी के हाथों मारा जाए, तो उसका दुख तो सभी को होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। कोई भी हो, चाहे कोई मुसलमान मरता तब भी सबको ऐसे ही दुख होता है, हिंदू मरेगा तब भी ऐसे ही दुख होगा। ये इंसानी मामला है, और हम लोग जिस अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत सीधा है
कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, इंसान होना शर्त है कि अगर एक इंसान मारा जाए तो इंसानियत का नुकसान है। उसी नुक्ता नज़र से हम इसे देखते हैं। और 10 तारीख को जब ये वाक़या सामने आया, पुलिस ने फौरी तौर पर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये 5 लोग जो वहाँ उस वक्त साथ गए थे, पाँचों इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। 302 का केस बन गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। और लेकिन कल ही से फैमिली के लोगों ने भी ये कहा, अब अल्लाह बेहतर जाने, उन्होंने खुद कहा या उनसे कहलवाया गया, इस लड़के का ताल्लुक बीजेपी से था, बजरंग दल से था। तो कोई हर्ज नहीं है, कोई किसी भी सियासी जमात से हो सकता है। पिछले दिनों राम मंदिर के नाम पर चंदे की तहरीक वीएचपी और बीजेपी ने मिल के शुरू की है, और उस तहरीक ने कई जगहों पर अपने असरात दिखाए हैं। आपको याद है कि मध्य प्रदेश में इंदौर में भी, मंदसौर में और कुछ जगहों पर इस तहरीक चंदे के दौरान ही इन लोगों ने काफ़ी गैर कानूनी अंदाज से हरकतें की हैं। मंदसौर में तो हमला किया बाकायदा एक मस्जिद के ऊपर, वहाँ भगवा झंडा लहराया। दूसरी जगहों पर भी कुछ ऐसे वाक़यात उज्जैन में भी हुए, मध्य प्रदेश में हुए, जिसमें पुलिस ने कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की। कुछ ऐसे वाक़यात भी सामने आए कि जहां आरएसएस के लोग राम मंदिर का चंदा मांगने के लिए गए, तो वहां पर हिंदू हजरात ने ही उन लोगों को वहां से भगा दिया और चंदा नहीं दिया, और पूछा कि आपकी अथॉरिटी क्या है चंदा मांगने की। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक आरएसएस का कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक फंड्स के लिए निकले, ये कानूनन कितना दुरुस्त है या नहीं है, ये बात बहरहाल कानून के जानकार बताएंगे, लेकिन वो आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो चंदा मांगने के नाम पर एक खेल शुरू हुआ है, ये मुल्क भर में राम मंदिर बनाना है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना है, कीजिए। 1100 करोड़ रुपए का बजट है। वीएचपी के ऊपर पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो राम मंदिर के नाम पर आने वाला चंदा खा गई है, उसका हिसाब दिया नहीं। आज भी पूछिए तो वीएचपी के लोग बगले झाँकने लगते हैं और बात को इधर उधर घुमा देते हैं। अभी भी एनआरआईज़ की तरफ से बहुत बड़े चंदे आए हैं। ऐसे में पब्लिक से चंदा इकट्ठा करना, और वो भी इस तरह का माहौल ख़राब करके करना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मकसद सिर्फ चंदा करना नहीं है, मकसद है राम मंदिर के नाम पर माहौल को ख़राब करना। और उसके लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा था। जैसे मैंने इंदौर, उज्जैन वगैरह के बारे में कहा, वहाँ के मुसलमानों ने बहुत ही ज़्यादा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, और वो जो कुछ भी कर रहे थे उनको करने दिया। बाद में एफआईआर लिखवाई जिस पे कोई ज़्यादा पुलिस एक्शन नहीं हुआ, इसके बावजूद उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। अब यहाँ पर ये लड़का जो बीजेपी से ताल्लुक़ बजरंग दल से रखता था, और इसने शोभा यात्रा भी निकाली, लेकिन इस वजह से तो इसका कत्ल नहीं हुआ। कल से, यानी कल ही सुबह से वीएचपी के लोगों ने, इस बच्चे का परसों शाम को कत्ल हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक है। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उसके ख़ानदान के साथ है, हम मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि ऐसा कम्युनल रंग दे दिया गया है कि अब ये सिचुएशन नहीं रही कि हम वहाँ जाके मैं खड़ा हो सकूँ उनके घर के अफराद के सामने, अंकुर शर्मा के, मैं उनको तसल्ली दे सकूँ, मैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार कर सकूँ। एसडीपीआई के लोग वहाँ जाके उनके साथ हमदर्दी का इजहार हम करना चाहते हैं, लेकिन आज जो फ़िज़ा बना दी है, उस फिज़ा में ये मुमकिन नहीं है। वहाँ तो मुसलमान जर्नलिस्ट को भी वो नहीं घुसने दे रहे हैं अभी। और हम माली मदद और कानूनी मदद भी करना चाहते हैं, सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, लेकिन ऐसा माहौल ख़राब किया है कि वीएचपी ने और बीजेपी ने कल से, और उसमें मीडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया। मीडिया इस पर बहुत बहस कर रहा है और इसको कह रहा है ये मॉब लिंचिंग हुई है। मैं आज शाम को भी एक टेलीविज़न चैनल पे था, वहाँ के एंकर कह रहे थे कि मॉब लिंचिंग है। बीजेपी के लोग इसे मॉब लिंचिंग कह रहे हैं। अपने दूसरे पार्टियों के लोगों ने भी इसको मॉब लिंचिंग कहा। हैरत है मुझे, हर कत्ल को तो लिंचिंग नहीं कहा जाता। कत्ल एक अलग चीज़ है, लिंचिंग एक अलग चीज़ है, फिसाद एक अलग चीज़ है, पोग्रोम एक अलग चीज़ है,
जेनोसाइड एक अलग चीज है, कि हर एक टर्म को एक वाक़े पे अगर आप चिपका देंगे तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है, या तो ये लाइल्मी है या फिर ये एक साजिश है कि आप इस तरीके से आप लफ्जों को हेर फेर करके आप वाकयात की नोयत को बदलना चाहते हैं। लिंचिंग का मतलब होता है, मैं पहले भी एक दो बार कह चुका हूं और आज भी मैंने टेलीविजन पे कहा, उसे मानने को तैयार नहीं, हालांकि मैं जो बोल रहा हूं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में लिखा है कि आइडियोलॉजी एक खास नजरिए की बुनियाद पर एक हुजूम इकट्ठा होके एक आइडियोलॉजिकल मुखालिफ को पीट पीट के मार डाले, इसे लिंचिंग कहते हैं। एक नजरिए की बुनियाद पर उस नजरिए के हिमायती एक नजरिए के अपने नजरिए के मुखालिफ को भीड़ की सूरत में इकट्ठा करके होके पीट पीट के मार डालें, इस हरकत को लिंचिंग कहते हैं। अब बताइए इस मामले में इसका लिंचिंग से क्या ताल्लुक है? आप लिंचिंग की डेफिनेशन कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उठा के देख ले, किसी भी डिक्शनरी में आपको लिंचिंग की मिल जाएगी। मर्डर अलग चीज होती है, मर्डर बिल्कुल अलग एक मामला है। ये एक मर्डर है, एक बेरहमाना कत्ल है, या आपसी झगड़े, जो भी इसका रीजन हो वो पुलिस तय करेगी कि रीजन क्या है, और पुलिस तय कर रही है। लेकिन कल से जो ये हंगामा मचाया गया है कि साहब एक लिंचिंग हो गई और एक हिंदू की लिंचिंग हो गई और मुसलमानों ने लिंचिंग कर दी और ये और वो बेचारा जय श्री राम की वजह से मारा गया। अब ये उसको ट्विस्ट दिया जा रहा है कि जय श्री राम बोलने की वजह, हालांकि इसका उससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये गलतफहमी क्यों पैदा की जा रही है, ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। और इसको एक लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन को, एक कत्ल की वारदात को कम्युनल और सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है? और सियासी का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि बीजेपी ने जहां कल ये इशू रेज किया, वहीं आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। इत्तफाक की बात यह है और सूए इत्तफाक है कि दिल्ली में 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड का जिमनी इलेक्शन हो रहा है। 28 तारीख तक इलेक्शन है फरवरी में। पता नहीं, हो सकता है कि उस इलेक्शन को इंपैक्ट करने की कोई कोशिश हो। आज कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आम आदमी पार्टी को चैलेंज किया कि साहब केजरीवाल क्यों नहीं गए अभी तक वहां पर, उनको जाना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, वो अखलाक के घर जा सकते हैं, तो ये अभी के घर क्यों नहीं गए? ये वही लाइन जो बीजेपी ने लाइन ली, सेम वही लाइन कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने भी ली। अखलाक का नाम बीजेपी ने भी लिया, जुनैद का नाम बीजेपी ने भी लिया और कांग्रेस ने भी लिया। ये समझने की बात है कि कांग्रेस भी उसी लाइन पर बोली जिस लाइन पे बीजेपी बोली, और हद कर दी आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने भी कोई मुख्तलिफ लाइन नहीं ली, बल्कि आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर भारद्वाज, उन्होंने आज बहुत खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली की पुलिस नाकारा है कि अब जय श्री राम बोलने वाले भी इस मुल्क में महफूज नहीं रहे, इसलिए पुलिस का कंट्रोल अब केजरीवाल के हाथ में दे दिया जाना चाहिए। यानी बीजेपी ने जो लाइन ली कि उस बच्चे को जय श्री राम बोलने की वजह से कत्ल किया गया, उसी को अप्रूव किया कांग्रेस पार्टी ने, और उसी को अप्रूव कर रही है आम आदमी पार्टी। सबसे बड़े सेकुलर बनते हैं आम आदमी पार्टी वाले, और आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन यह कह रहा है कि जय श्री राम बोलने वाले भी अब दिल्ली पुलिस के जमाने में महफूज नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो आरएसएस की जबान आम आदमी पार्टी भी बोल रही है और कांग्रेस की पार्टी भी बोल रही है। तो यार अब तेरे ये सादा लोग बंदे किधर जाए? सुल्तानी भी अय्यारी है यहां, दुर्वेशी भी अय्यारी। तो इतनी बड़ी अय्यारी कि आप सेकुलरिज्म का नाम ले और जबान बोले आरएसएस की। रिंकू का कत्ल हरगिज इस वजह से नहीं हुआ कि वो जय श्री राम बोल रहा था या वो कोई हिंदुत्व का नारा लगा रहा था। वो आपसी रंजिश के मामले में एक कत्ल हुआ है और आपसी झगड़े में कत्ल हुआ है। उस कत्ल को आप सियासी रंग दे रहे हैं। अब ये समझिए कि ये तीनों का मैंने बताया, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के मुश्तरका जबान अल्फाज बदल बदल के एक ही लफ्ज बोल रहे हैं, जबकि दिल्ली की पुलिस बहुत साफ कह रही है कि ये कम्युनल मामला नहीं है। तो दिल्ली की ये पुलिस
सीए और एनआरसी पर मुझसे भी सवाल किया गया। सीए और एनआरसी पर यह पुलिस इसी सरकार के साथ खड़ी हुई थी। ताहिर को इसने गिरफ्तार किया अंकित शर्मा के कत्ल में। फैजान के मामले में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। 80 साल की एक खातून का कत्ल हुआ, गोद गोद के उनको भी छुरियों से मारा गया, उस पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, उस पर लोग गिरफ्तार नहीं हुए। 51 लोग मारे गए उस फिसाद में, उस पर अभी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अदालतें अब जो फैसले ले रही हैं, जिसमें 150 के करीब लोगों को जमानतें दी हैं, उससे कलई खुल रही है पुलिस की। लेकिन इस मामले में जब पुलिस ये कह रही है कि ये कम्युनल मामला नहीं है, आपसी रंजिश में कत्ल की वारदात है, तब यही बीजेपी जो बॉस है दिल्ली पुलिस की, उसे मानना नहीं चाहती, जबरदस्ती कर रही है। और हम ये कह रहे हैं कि इस पर मजीद तहकीक कीजिए। तो मामला आज सीआईडी के सुपुर्द कर दिया, तो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन और करा लीजिए, सीबीआई से करा लीजिए। लेकिन जबरदस्ती आप उसको कम्युनल रंग क्यों देना चाहते हैं? मैं साफ कहना चाहता हूं, और मैंने खुल के नेशनल टेलीविजन पर भी आज भी कहा है, मैंने कल भी ये बात कही थी कि आप राम मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उस चंदे की तहरीक को आप उसी खूनी तहरीक में बदलने की नापाक साजिश कर रहे हैं जो 1990 में एडवाणी जी की रथ यात्रा के वक्त हुआ था। सोमनाथ से लेकर रथ यात्रा जो चले थे एडवाणी जी, उस रथ के पहिए खून में डूबे हुए थे। कितने बड़े फिसादात हुए थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं। आज जो बहाना नहीं मिल रहा था, जो इंदौर में और उज्जैन में नाकाम हुए थे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कम्युनल राइट्स को प्रमोट करने में, अब इस चंदे के नाम पर वो फिसाद कर रहे। ये जानवरपन है, जानवरपन है, मैं इसे कुछ और नहीं कह सकता। यानी इंसानियत की तमाम हुदूद को आप लांघ गए हैं। एक बेकसूर बच्चे का, नौजवान लड़के का कत्ल हुआ और आप उसके परिवार से हमदर्दी के नाम पर उस कत्ल को और उस मौत को, उस पर सियासत कर रहे हैं, उस पर खड़े होके खुले तौर पर खुलेआम सियासत कर रहे हैं आप एक मासूम बच्चे के कत्ल पर। इसे मैं इंसानियत नहीं समझता। ये गैर इंसानी, ये कोई सियासी हरकत नहीं है। इसे आप ये सियासत करना नहीं है, ये हैवानियत है, और ये हैवानियत रुकनी चाहिए। इस मुल्क में सियासत को का लेवल अगर हम इस हद तक गिरा देंगे कि एक मासूम नौजवान बच्चे का कत्ल हो जाए और आप उसके ऊपर पूरे मुल्क की फिजा को आप खराब करने की कोशिश करेंगे, ये सियासत नहीं, ये हैवानियत है। इस हैवानियत को सख्ती से रोका जाना चाहिए, और पुलिस की जिम्मेदारी है और इस मुल्क की सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो सख्ती के साथ इस हैवानियत को रोके। मुल्क की बहुत बड़ी मुस्लिम तंजीमों ने अभी 10 दिन पहले मुल्क के वजीर आजम को और वजीर दाखिला को इस सिलसिले में एक खत भी लिखा था, और उसमें साफ लिखा था कि राम मंदिर के चंदे के नाम पर मुल्क की फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत हिंद की जिम्मेदारी है कि वो इस अमल को पुरअमन रखे और फिजा को खराब ना होने दे, और तमाम वाकयात को उस खत में कोट किया गया था। 10 दिन पहले हम इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि इस फिजा को खराब करने की कोशिश बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, और जो खदशा था उसका एक और पर तो ये 10 तारीख को सामने आ गया। तो बराए करम इस मुल्क में मैं फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कहता हूं कि चंदा करना है, चंदा कीजिए, लेकिन पुरअमन कीजिए, मुल्क की फिजा को खराब ना कीजिए। कोरोना से अभी निपटे, इकोनॉमी खराब है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऐसे में आप खून बहाना चाहते हैं मुल्क में। ये इस मुल्क के मफाद में नहीं है, ये वीएचपी के मफाद में हो सकता है, बजरंग दल के मफाद में हो सकता है, आरएसएस के मफाद में हो सकता है, लेकिन ये मुल्क के मफाद में नहीं है। इससे मुसलमानों को भी कोई नुकसान ज्यादा, हमारे पास खोने को क्या है जो नुकसान पहुंचेगा, इससे मुसलमानों को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, पूरे मुल्क को एक नुकसान पहुंचेगा। तो अगर आप खुद को देशभक्त कहते हैं तो मुल्क में अमन व अमान की फिजा को खराब करने की कोशिश बराए करम न करें। दूसरी एक बात और आखिरी बात मैं कहता हूं, इस मुल्क में मैंने आज भी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने की कोशिश की। 10 तारीख को यह वाकया हुआ,
9 तारीख को इसी दिल्ली में एक और वाकया हुआ। किशनगढ़ एक इलाका है वसंत विहार के पीछे दिल्ली में, वहां भी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां भी हैं और छोटे छोटे मकान, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। वहां खातून रहा करती थी, कोई तरन्नुम नाम की, अजीबोगरीब जैसी भी खातून हो, लेकिन उनके शौहर से ताल्लुकात खराब थे और किसी और सुमित नामी आदमी से अखबारात की रिपोर्ट यह है कि उनके ताल्लुकात थे और वो चाहती थी कि उससे शादी कर ले। अब सुमित कई साल से उन्हीं के घर में रह रहा था, कई साल से उसके वो ताल्लुकात थे, वो उनसे शादी के लिए दबाव दे रही थी, ये उनको इस्तेमाल कर रहा था और शादी से इनकार कर रहा था। मुनीरका में रहने वाले अपने 4 दोस्तों को बुला के 4 लोगों ने मिलकर तरन्नुम को कत्ल कर डाला और फिर खुद ही उसको अस्पताल भी लेके गए। खैर पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो 9 तारीख को एक कत्ल होता है कि एक मुसलमान औरत, भले ही नाजायज ताल्लुकात वाली हो, जैसी भी हो, वो एक मुसलमान औरत को 4 गैर मुस्लिमीन ने, मुझे तो हिंदू मुस्लिम का नाम लेते भी शर्म आती है, गैर मुस्लिमीन ने कत्ल कर दिया। तो क्या इसको कहा जाए ये लव जिहाद का मसला है? ये क्या बात होती है? अरे भाई, कत्ल की एक वारदात है, पुलिस का काम है कि वो तहकीक करे और मुजरिमीन को गिरफ्तार करे, कर भी लिया। तो अगर इसको ये कहा जाए कि एक मुसलमान औरत को 4 हिंदुओं ने मिलकर कत्ल कर दिया और इसको कोई कम्युनल इशू बना के कहे कि साहब इसने तो वरगला के लव जिहाद की खातिर वो कई साधुएं कहती हैं और कई हिंदू सेना के लोग कहा करते हैं कि मुसलमान लड़कियों पर डोरे डालो और उनको मुसलमान को बहू बना के घरों में लाओ, तो क्या ये उस किस्म का वाक़या? अरे भाई, ऐसा नहीं है, हम ऐसा कह रहे, लेकिन अगर कोई इल्ज़ाम लगाना चाहे तो क्या ये इल्ज़ाम लगाया जाए? ये बहुत गलत बात है, ये बड़ी गैर इंसानी हरकत है, इसे रुकना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस चंदे के नाम पर अमन कायम रखा जाए। रिंकू शर्मा से पूरे मुल्क की हमदर्दियाँ हैं, हमारी भी है। अब रिंकू शर्मा बेचारा नहीं है, उससे हमदर्दी क्या, लेकिन उसके परिवार के साथ सारी हमदर्दियाँ हैं। हम हर तरह के से उसके परिवार के साथ हैं, लेकिन मैं उनके परिवार से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, बीजेपी के लोगों से भी करता हूं कि आप चंदा कीजिए, लेकिन इस तरीके से फिजा को ख़राब ना करें। मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करता हूं कि वो अफवाहें इस किस्म की फैलाने वाले बड़े से बड़े लीडर्स को भी ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तार करे, क्योंकि इसके नतीजे में जो पीसफुल किसान मूवमेंट पूरे मुल्क में चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, अगर ये पूरे मुल्क में वीएचपी ने ऐलान किया 25,000 शोक सभाएं करेगी मुल्क में। बताइए, कभी सुना है आपने इससे पहले कि 25,000 जो है वो शोक सभाएं करेगी पूरे मुल्क में? क्या मकसद है इसका? साफ जाहिर होता है कि क्या करना चाहते हैं उन शोक सभाओं के नाम पर और उसकी आड़ में। 80 कत्ल होते हैं इस मुल्क में रोजाना 80 कत्ल होते हैं। तो क्या उस कत्ल को कहेंगे कि हिंदू ने मुसलमान को, मुसलमान ने हिंदू को, सिख ने ईसाई ने? अरे नहीं भाई, वो एक जुर्म है, उस जुर्म को आप कबूल करेंगे? मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूं और तमाम तबकात से इस मुल्क के कि बीजेपी आरएसएस की इस साजिश को समझे कि किसान मूवमेंट को कमजोर करने के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी इस कत्ल के नाम पर, ताकि इस अफरा तफरी के माहौल में जो किसान मुख्तलिफ जगहों पर धरने पर बैठे हैं उनको उठाया जा सके, जैसे सीए के मामले में किया गया था। उस तरीके से किसान मूवमेंट को तोड़ने की जो किसान सभाएं, पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में किसान इकट्ठे हो रहे हैं, उनको खौफजदा करके वो किसान सभाएं रोकने की कोशिश की जाएगी इस नाम पर, वरना 25,000 सभाओं का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं किसान मूवमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो लीडर्स हैं, जिनके साथ एसडीपीआई भी खड़ी रही है, मैं उनसे भी कहता हूं कि इस सूरत हाल को वो समझें, इसका नोट लें और अपने आप को महफूज रखें और पीस बनाए रखने, अमन बनाए रखने की कोशिश करें और बीजेपी के इस जाल में ना फंसे, आरएसएस के इस जाल में ना फंसे। मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि प्रोवोकेशन किया जा रहा है, उत्तेजित किया जा रहा है, मुश्तिल करने की कोशिश, इस ताल में ना आइएगा। ये बहुत कीमती और बड़ा नाजुक वक्त है इस मुल्क के लिए। एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है, इंसाफ और दस्तूर की अमल आवरी की तहरीक है। इस वक्त में आपका इश्ताल में आना इस तहरीक को कमजोर करेगा। आप इश्ताल में ना आइएगा, सब्र के साथ रहिए, अमन के साथ रहिए।
अगर वो प्रोवोकेशन चाहते हैं तो उनकी प्रोवोकेशन को, उनकी इस मंसूबे को, इस साजिश को नाकाम करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो वो चाहते हैं वो ना हो। वो अगर इश्ताल चाहते हैं तो इश्ताल अंगेजी ना हो, बस इसी में वो नाकाम हो जाएंगे। तो आप उस इश्ताल अंगेजी को अगर सब्र और अमन के साथ रोक सकते हैं तो आप असल में बीजेपी और आरएसएस को नाकाम बना रहे होंगे। तो मैं मुल्क के तमाम तबकात से और हुकूमत से भी ये कहता हूं कि बराए खुदा इस मुल्क की खातिर, मादर वतन की खातिर, भारत की खातिर, आपके हुब्बुल वतनी की खातिर, और आप जिस नेशनलिज्म की बात करते हैं वो अगर उस नेशनलिज्म का ये तकाजा है कि आप एक बच्चे की कत्ल पे राजनीति ना करें, गंदी राजनीति, राजनीति तो अलग एक चीज़ है, गंदी राजनीति, ओछी हरकत ना करें और उसके परिवार के साथ खड़े हों, उसके परिवार का और दिल ना दुखाएं, और सब मिलके इस मौके पे एक मुत्तहिद भारत की हैसियत से सब खड़े हों और इस उनकी साजिश को नाकाम बनाएं, परिवार के साथ रहें, अमन व अमान कायम रहे। बीजेपी की जो साजिश है मुल्क का अमन में खलल डालने की, उसे नाकाम बनाइए। जय हिंद।